हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं बढ़िया होंगे। तो क्विज 1 ऑफ परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन और ये क्विज सीरीज 9 का सॉल्यूशन आपके सामने मैं लेके आ रहा हूँ। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो क्विज 1 का सॉल्यूशन बहुत ही बेसिक फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग के ऊपर ये प्रॉब्लम था। ये छोटा सा क्विज था लेकिन समझना बहुत ज़रूरी है। फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग मैं लिख देता हूँ यहाँ पे। दिस इज फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग, इसका ये सॉल्यूशन है। इसका क्विज नंबर 1 जो लेक्चर 1 हुआ था, लेक्चर नंबर 1 से एसोसिएटेड ये पूरा क्विज था। तो चलिए इसको हम डिस्कस करते हैं 1 बाय 1। तो सबसे पहले ये जो क्वेश्चन दिया गया है, पहला क्वेश्चन था नंबर ऑफ वेज इन विच एन डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स कैन बी पुट इन 2 डिफरेंट बॉक्सेस। 2 डिफरेंट बॉक्सेस हैं और एन डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स हैं। तो यहाँ पे बॉक्स बना लेते हैं। इसको फिल करना बहुत ज़रूरी है। बॉक्स 1 है और ये चीज़ बॉक्स 2 है और ऑब्जेक्ट्स है अपने पास 1 2 3 अप टू कहाँ तक है, n है। तो मैंने बताया था कि इसको करने के लिए जो भी काम होगा उस काम को हम छोटे छोटे पार्ट में बांटेंगे। जैसे अगर हम बात करें, पहला ऑब्जेक्ट है तो पहले ऑब्जेक्ट को अगर हम रखने के लिए जाएंगे तो अपने पास कितने ऑप्शन होंगे, या तो बॉक्स 1 में रखेंगे या तो बॉक्स 2 में रखेंगे। तो फर्स्ट ऑब्जेक्ट इज हैविंग हाउ मेनी ऑप्शंस, 2 ऑप्शंस आर देयर, तो इसलिए 2 हो जाएगा। नाउ सेकेंड ऑब्जेक्ट के पास भी कितने ऑप्शन होंगे, सर ये इसके पास भी 2 ऑप्शन हो जाएंगे। तीसरे के पास भी 2 ऑप्शन। इसी प्रकार से nth बॉक्स जो होगा, nth एलिमेंट जो है, nth ऑब्जेक्ट जो है उसके पास भी 2 ऑप्शन होंगे। तो ये कितनी टाइम्स मल्टीप्लाई हो जाएगा, सर जितने n टाइम्स मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो इसका जो आंसर आएगा दैट इज 2 की पावर n आ जाएगा आंसर। Now question number 2, number of ways in which 3 persons can occupy 6 rooms separately। 3 persons है और 6 रूम है और सेपरेट रूम चाहिए। तो यहाँ पे बना लेते हैं, थोड़ा सा कन्फिग्रेशन फील आएगा। दिस इज रूम 1 और ये रूम 2 है और ये रूम 3 है, रूम 4 है और ये रूम 5 है और ये चीज़ रूम 6 है और 3 पर्सनस है। पर्सन 1 है, पर्सन 2 है और दिस इज पर्सन 3 है। तो फर्स्ट पर्सन को अगर हम पहले ऑक्युपाई करवाएंगे तो फर्स्ट पर्सन के पास कितने ऑप्शन होंगे। तो पहले काम को बांटते हैं। काम को बांटना इसमें बहुत ज़रूरी है। फर्स्ट पर्सन को अगर हम फिल करने के लिए जाएंगे तो पहले भेजेंगे जाओ भैया, तो ये इसके पास 6 ऑप्शन होंगे, या तो 1 में जाए, या तो 2 में जाए, या तो 3 में जाए, या तो 4 में जाए, या तो ये 5 में जाए, या तो ये 6 में जाए। पहले वाले के पास कितने ऑप्शन हो जाएंगे, 6 ऑप्शन। नाउ यहाँ पे लेट सपोज दैट अगर ये जो पर्सन है, ये पर्सन अगर मान लेते हैं कि रूम 1 को ऑक्युपाई कर लिया, इसमें कौन पर्सन आ गया, लेट सपोज दैट P1 पर्सन आ गया। क्या तो सेकेंड पर्सन जो होगा, अब ये जो पर्सन 2 है, अब इसके पास कितने ऑप्शन होंगे, इसके पास सर अब 5 ही ऑप्शन बचेंगे, तो इंटू 5 हो जाएगा। अब इसके पास रूम 1 का ऑप्शन नहीं है क्योंकि दैट इज ऑलरेडी ऑक्युपाइड बाई पर्सन 1। सबको अलग अलग सेपरेट रूम में रखना है। तो दैट्स वाई दिस विल हैव ओनली 5 रूम्स अवेलेबल। लेट सपोज दैट अब यहाँ पे ये जो है पर्सन 2 है, रूम 3 में आ गया, दिस इज पर्सन 2 इसमें आ गया। अब पर्सन 2 इसमें आ गया भैया, तो ये भी ऑक्युपाई हो गया। अब नेक्स्ट अगर बात करेंगे तो नेक्स्ट जो पर्सन थर्ड पर्सन है, इसके लिए कितने ऑप्शन बचेंगे, सर 4 ऑप्शन बचेंगे। तो मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो मल्टीप्लाई करने के बाद जो आंसर आएगा 30 इंटू 4 दैट इज 120। तो आंसर कौन सा सही हो जाएगा, आंसर सी सही हो जाएगा। नाउ नेक्स्ट जो प्रॉब्लम है दैट इज प्रॉब्लम नंबर 3। प्रॉब्लम नंबर 3 में क्या बोला जा रहा है, फाइंड द टोटल नंबर ऑफ वेज ऑफ आंसरिंग 5 ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस इज हैविंग द 4 ऑप्शंस। तो मैंने बताया था काम को बांटना बहुत ज़रूरी है। काम को जितना अच्छे से हम बांटेंगे कोई दिक्कत नहीं होगा, बिल्कुल सब समझ में आएगा। जैसे क्वेश्चन 1 है, क्वेश्चन 2 है, क्वेश्चन 3 है, क्वेश्चन 4 है, यहाँ पर क्वेश्चन 5 है। अब पहले क्वेश्चन का आंसर करने जाएंगे तो पहले अब ऑप्शन है अपने पास कितने, सर 4 ऑप्शन है, ए है, बी है, सी है और ये डी है, 4 ऑप्शन है। तो पहले वाले अगर जैसे क्वेश्चन के लिए हम आंसर रखने जाएंगे तो या तो ए लगाएंगे, या तो बी लगाएंगे, या तो सी, या तो डी।
इसका मतलब फर्स्ट क्वेश्चन इज कैन बी आंसर्ड इन 4 ways. नाउ नेक्स्ट सेकेंड क्वेश्चन कैन आल्सो बी आंसर्ड इन द 4 ways. तीसरा क्वेश्चन भी 4 तरीके से, चौथा क्वेश्चन भी 4 तरीके से. तो इस तरीके से 5 क्वेश्चंस थे, तो एक पांचवा क्वेश्चन भी 4 तरीके से. तो आंसर हो जाएगा 4⁵ रटना नहीं है, नहीं तो कन्फ्यूज़न आएगा. कई लोग गलत करके आएंगे कि सर ये 5⁴ यही गलती होती है, यही गलती होती है. तो आंसर क्या हो जाएगा? आंसर डी हो जाएगा. दिस इज़ ए वेरी सिंपल. अब इसमें बोलता अगर उसको पाबंदी नहीं होता कि पाँचों के पाँचों अटेम्प्ट करने हैं, तो इस केस में क्या हो जाता? अब उसके पास 5 ऑप्शन हो जाते. एक ऑप्शन ये भी हो जाता है कि वो छोड़ सकता है, ABCD ना लगाए, क्वेश्चन लीव कर दे, तो उसके पास 5 ऑप्शन हो जाते हैं. हर क्वेश्चन के लिए 5 5 5 5 × 5, तो आंसर आ जाता 5⁵. अगर ये पाबंदी हटा दे कि इफ़ इट इज़ नॉट नेसेसरी दैट ही हैज़ टू अटेम्प्ट ऑल द क्वेश्चंस, तो आंसर हो जाएंगे 5⁵. इसमें ये भी आ गया कि वो क्वेश्चन छोड़ भी सकता है ना. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलते हैं. क्वेश्चन नंबर 4 में बोला जा रहा है फाइंड द टोटल नंबर ऑफ वेज इन विच द फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड प्राइज कैन बी डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द 5 कंपिटिटर्स. नो पर्सन कैन गेट मोर देन 1 प्राइज. तो बहुत ही सिंपल है, इसको सॉल्व करते हैं. तो सॉल्व करेंगे तो सबसे पहले कितने प्राइज हैं? प्राइज 1 है, प्राइज 2 है और 3 प्राइज है, प्राइज 3 है. और बच्चे कितने हैं? 5 कंपिटिटर है. कॉम्पिटिटर 1, कॉम्पिटिटर 2, कॉम्पिटिटर 3, कॉम्पिटिटर 4, कॉम्पिटिटर 5. फर्स्ट प्राइज अगर देने जाएंगे तो फर्स्ट प्राइज के लिए अपने पास कितने ऑप्शन होंगे? किसी को भी दे दे, 5 को दे दे. अब जैसे फर्स्ट प्राइज लेट सपोज दैट C1 को मिल गया. क्या फर्स्ट प्राइज C1 को मिल गया तो बाकी जो रिमेनिंग प्राइज है 2 प्राइज बाकी लोगों को मिलेगा. ऐसा नहीं है कि भैया प्राइज 2 भी C1 को ही मिल जाए. यहाँ पे बोला जा रहा है नो पर्सन कैन गेट मोर देन 1 प्राइज. दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट हियर. यहाँ पे ये लाइन लिखा हुआ है ना. तो इसलिए जो सेकंड वाले होंगे, सेकंड के पास कितने ऑप्शन हो जाएंगे? सेकंड वाले के पास आराम ऑप्शन हो जाएंगे अब 4. सेकंड प्राइज को देने के लिए कितने ऑप्शन है? 4 ऑप्शन है. या तो C2, C3, C4 या C5 में से किसी को भी दे देंगे. तो बाकी के लिए जैसे इसको मिल गया प्राइज 2 कॉम्पिटिटर 2 को, अब प्राइज 3 के लिए 3 ऑप्शन हो जाएंगे, तो मल्टीप्लाई होकर आंसर 60 आ जाएगा. तो आंसर क्या सही हो जाएगा? आंसर C इज करेक्ट. नाउ क्वेश्चन नंबर 5. क्वेश्चन नंबर 5 में बोला जा रहा है ये कि लॉक कंसिस्ट ऑफ द 3 रिंग्स ईच मार्क्ड विद 10 डिफरेंट डिजिट्स. द नंबर ऑफ अनसक्सेसफुल अटेम्प्ट्स टू ओपन द लॉक. अब जैसे लॉक हमने देखा होगा इस तरीके से कोई होता है बना हुआ, इस तरीके का अगर रिंग वाला लॉक अगर आपने देखा होगा तो इस तरीके से ये घूमता है चक्कर, ये इस तरीके से रहता है. अब यहाँ पे ये बने रहते हैं जैसे ना, इस प्रकार से बना हुआ रहता है, रिंग बना हुआ रहता है उसमें. ऐसे यहाँ पे मार्क किया था डिजिट 0 1 2 इस तरीके से 3 ऐसे 4. अब यहाँ पे बीच में सेंटर में सब पे मार्क होता है ऐसे ही 0 1 2 3. तो सेंटर में जैसे अब यहाँ पे घुमा के कोई लॉक सेट कर दिया जैसे 2 1 3 2 1 3, तो सर यहाँ पे इस तरीके से इसका लॉक नंबर हो जाएगा 2 1 3. तो 2 1 3 रहेगा तभी खुलेगा, बाकी सब पे गलत आएंगे. तो इसीलिए जो टोटल पॉसिबिलिटीज़ कितने बनेंगे वो काउंट करने के लिए अगर सोचे टोटल पॉसिबिलिटीज़, तो पहले रिंग को घुमाएंगे तो पहले रिंग के लिए कितने ऑप्शंस हो जाएंगे? सर 10 ऑप्शन हो जाएंगे. जैसे इस प्लेस के लिए अगर सोचे, ये जो 3 प्लेस है, इस पहले वाले प्लेस के लिए कितने ऑप्शन हो जाएंगे? 10 में से 0 से लेकर 9 तक 10 डिजिट होते हैं. ये भी गलती नहीं करना है, कुछ लोग 9 ही मानते हैं इसको, 0 भी रहता है उस पर 0 0 10 डिफरेंट डिजिट्स हैं. अप टू कहाँ तक? 9 तक रहते हैं. तो इसलिए पहले वाले के पास 10 ऑप्शन, दूसरे वाले के पास 10 ऑप्शन, तीसरे वाले के पास 10 ऑप्शन. अब ये टोटल 1000 आएगा, 1000 आएगा. अब ये 1000 टोटल अटैम्प्ट मारने पड़ेंगे हमें खोलने के लिए, 1000 अटैम्प्ट्स मारने पड़ेंगे. लेकिन उसमें से जो करेक्ट होंगे वो करेक्ट कितने होंगे? एक ही होगा कोई करेक्ट, है ना. तो करेक्ट एक ही होगा, जो करेक्ट सीक्वेंस लॉक नंबर जो पास कोड है वो जैसे मान लो 0 0 कोई सेट कर देता है 0 0, तो पास कोड तो कोई एक ही होगा ना. तो इसलिए इनकरेक्ट अगर निकालेंगे, इनकरेक्ट कितने हो जाएंगे? इनकरेक्ट हो जाएगा जैसे टोटल में से घटा लो, तो टोटल 10 की पावर 3 माइनस ऑफ 1. तो आंसर क्या हो जाएगा इस केस में? आंसर सर डी इज करेक्ट. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6. 5 क्वेश्चंस आर आस्क्ड इन अ क्वेश्चन पेपर, आउट ऑफ विच 2 क्वेश्चंस कैन बी. 5 क्वेश्चन है, पहले लिख लेते हैं. क्वेश्चन 1, क्वेश्चन 2, क्वेश्चन 3
क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 5। अब बोला ये जा रहा है कि इसमें से दो क्वेश्चन कितने तरीके से आंसर दिए जा सकते हैं, दो मेथड से। इसके पास दो मेथड है, मान लेते हैं इसके पास दो मेथड है। अब बोला जा रहा है कि एंड 2 क्वेश्चन बाय 3 एंड 1 क्वेश्चन कैन बी सॉल्व बाय ओनली 1 मेथड। इसके पास 3 ऑप्शन मान लेते हैं, इसके पास 3 ऑप्शन और इसके पास एक ही तरीके से वो सॉल्व होगा। तो अब यहाँ पे देखते हैं टोटल अगर निकालेंगे तो बस वही काम करना है। पहले काम करने के तरीके, क्वेश्चन 1 कैन बी आंसर्ड इन 2 वेज, सेकेंड क्वेश्चन कैन बी आंसर्ड इन 2 वेज, थर्ड क्वेश्चन कैन बी आंसर्ड इन 3 वेज और फोर्थ क्वेश्चन कैन ऑल्सो बी आंसर्ड इन 3 वेज और फिफ्थ क्वेश्चन कैन ऑल्सो बी आंसर्ड इन 3 वेज, नहीं 1 वेज होगा, है ना। अब यहाँ पे बोला जा रहा है 1 क्वेश्चन कैन बी सॉल्व ओनली 1 मेथड देन टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल अटेम्प्ट्स टू सॉल्व द क्वेश्चन पेपर। तो क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करने के लिए टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल अटेम्प्ट्स क्या होंगे। अब यहाँ पे हम देख सकते हैं जिस तरीके से क्वेश्चन दिया गया है उस तरीके से अगर डिस्कस किया जाए हाँ, तो ये सॉल्व द क्वेश्चन पेपर, तो ये टोटल तरीके से हम ऐसे आंसर दे सकते हैं, है ना। अब इसमें एक चीज़ और है, अब जैसे यहाँ पे इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आंसर कितना दिखेगा, 2 स्क्वायर इंटू 3 का स्क्वायर इंटू 1, तो आंसर क्या हो जाएगा, आंसर बी हो जाएगा। इसमें कुछ खास बात नहीं था। नाउ नेक्स्ट अगर देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 में एग्जामिनेशन देयर आर 3 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन विथ 1 आंसर करेक्ट एंड ईच क्वेश्चन इज हैविंग 3 अल्टरनेटिव्स। तो उसमें भी वही बात है, 4 क्वेश्चन है, क्वेश्चन 1, क्वेश्चन 2, क्वेश्चन 3। पहले क्वेश्चन को आंसर देने के लिए 4 ऑप्शन है, वही है, मतलब 4 अल्टरनेटिव्स है, मतलब ईच क्वेश्चन इज हैविंग ABCD 4 ऑप्शन है। तो पहले क्वेश्चन को आंसर कितने तरीके से दे सकते हैं हम, 4 तरीके से। दूसरे क्वेश्चन का आंसर भी 4 तरीके से, तीसरे का भी 4 तरीके से, तो आंसर कितना आएगा, 64 आएगा। लेकिन बोला जा रहा है कि इसमें कुछ कंडीशन रखा हुआ है, द टोटल नंबर ऑफ वेज इन विच ही कैन फेल। तो बोला जा रहा है वो पास तभी होगा जब तीनों क्वेश्चन 1, क्वेश्चन 2, क्वेश्चन 3 सबका आंसर सही देगा। तो सही देने का एक ही कोई, मान लो एक पैटर्न ये है, इसका आंसर ये है, इसका आंसर बी है, इसका आंसर सी है। अगर ये आंसर दिया तो पास, नहीं अगर इसके अलावा कुछ और आंसर दिया तो मतलब फेल हो जाएगा। इसका मतलब पास होने के लिए उसके पास एक ही तरीका है, एक ही तरीका मतलब सही आंसर दे दे, एक पैटर्न दैट इज A, B और C मार्क करेगा। तो इसका मतलब टोटल तो ये आ गए, तो टोटल में से -1 कर देंगे, -1 किसके लिए, पास के लिए। तो ये टोटल दैट इज 64 माइनस ऑफ 1 इक्वल टू आंसर क्या आ जाएगा, 63 आ जाएगा। तो आंसर जो होगा इस केस में, आंसर क्या आ जाएगा, D आ जाएगा। नाउ नेक्स्ट, इन हाउ मेनी वेज 4 पेंटिंग्स कैन बी हंग ऑन 4 वॉल्स। पहले वाल में बोला जा रहा है कंडीशन है 1 पेंटिंग इज हंग ऑन ईच वॉल एंड सेकेंड वाले में एनी नंबर ऑफ पेंटिंग्स कैन बी हंग ऑन, जैसे यहाँ पे 4 वाल बना देते हैं। ये वाल नंबर 1 है, ये वाल नंबर 2 है, ये वाल नंबर 3 है, ये वाल नंबर 4 है। और पेंटिंग है अपने पास P1, P2, P3 और ये P4 पेंटिंग्स है, इसको लटकाने हैं मुझे। अब यहाँ पे जैसे पहले वाले में बोला जा रहा है 1 पेंटिंग ऑन ईच वाल। अब ये है कि भैया अब काम को बांटेंगे, पहले काम बांटेंगे मतलब 4 पेंटिंग्स को लटकाने हैं। अब जैसे यहाँ पे वॉल पे हमें लटकाने हैं तो इस तरीके से कुछ हैंग करने हैं, यहाँ पे भी हैंग कराने हैं, इस पे भी कोई हैंग कराना है। अब कौन सा पेंटिंग कहाँ पे आएगा उसी का पूछा जा रहा है, कितने तरीके से कर सकते हैं हम। तो फर्स्ट वाले पार्ट में बोला जा रहा है कि सब पे एक होना चाहिए। तो पेंटिंग 1 को अगर हम पुट अप करने जाएंगे तो अपने पास 4 वाल होंगे, वाल नंबर 1, वाल नंबर 2, वाल नंबर 3, वाल नंबर 4। चारों में से किस पे रखेंगे, तो सर 4 ऑप्शन हो जाएंगे। अब जैसे पेंटिंग 1 सपोज दैट यहाँ पे आ गया तो बाकी पेंटिंग 2 इसमें आएगा, नहीं आएगा, तो इसलिए 3 ऑप्शन बचेंगे। दूसरे के लिए जैसे पेंटिंग 2 यहाँ पे आ गया तो नेक्स्ट वाले के लिए अब सिर्फ 2 ही ऑप्शन बचेंगे, फिर 1 आएगा तो आंसर कितना आ जाएगा, दैट इज 4 फैक्टोरियल हो जाएगा ये, है ना। नेक्स्ट वाले पार्ट में बोला जा रहा है कि एनी नंबर ऑफ पेंटिंग्स कैन बी हंग ऑन एनी वॉल। तो मतलब ये है कि ऐसा भी हो सकता है कि वॉल 1 पे चारों पेंटिंग लटका दे। मतलब पहले वाले के पास 4 ऑप्शन है
तो दूसरे वाले के पास भी 4 ऑप्शन होंगे। अब इसमें ये नहीं है कि वाल 1 पे पेंटिंग 1 आ गया तो पेंटिंग 2 नहीं आएगा। दूसरे वाले में ये हो सकता है कि वाल 1 पे ही चारों पेंटिंग आ जाए, मतलब ये सब लटका दिया इसी पे, ये लो लटका दे 4 पेंटिंग, एक और पेंटिंग यहाँ पे, तो ये चारों के चारों पेंटिंग एक ही वाल नंबर 1 पे लटका दे, वाल नंबर 2 पे। तो इसलिए सेकेंड वाले के पास भी 4 ऑप्शन, थर्ड वाले के पास भी 4, इसके पास भी 4, तो सबके पास 4 आंसर होंगे, तो 4 की पावर 4, तो आंसर क्या आएगा? सी आएगा। नाउ नेक्स्ट प्रॉब्लम नंबर 9। प्रॉब्लम नंबर 9 में क्या बोला जा रहा है? दैट इज द टोटल नंबर ऑफ वेज इन विच n डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स कैन बी पुट इन 2 डिफरेंट बॉक्सेस सो दैट नो बॉक्स रिमेन्स एम्प्टी। अब यहाँ पे एक कंडीशन लगा दिया है, जैसे ये बॉक्स 1 है और ये बॉक्स 2 है। अब यहाँ पे n डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट 1, ऑब्जेक्ट 2, ऑब्जेक्ट 3, ऑब्जेक्ट 4, ऑब्जेक्ट 5 अप टू दिस इज ऑब्जेक्ट n है, n ऑब्जेक्ट्स है। और बॉक्स 4 बॉक्स है, 2 बॉक्स है, तो 2 बॉक्स से तो पहले टोटल निकालते हैं। चलो टोटल निकालते हैं। अब टोटल अगर निकालेंगे तो पहले वाले पास कितने ऑप्शन है भैया? 2 ऑप्शन है, या तो बॉक्स 1 में जाएगा, बॉक्स 2 में। काम को बांटना सीखना है मुझे। काम कितने हैं? n काम हो गए, छोटे छोटे n काम। पहला काम हो गया फर्स्ट ऑब्जेक्ट को रखना, दूसरा काम हो गया दूसरे ऑब्जेक्ट को रखना। तो पहले ऑब्जेक्ट को 2 तरीके से, दूसरे ऑब्जेक्ट को भी 2 तरीके से, सबको 2-2 तरीके से, तो इनटू 2 तरीके से जब मल्टीप्लाई हो गए तो ये कितनी बार मल्टीप्लाई हो जाएगा? ये n टाइम्स मल्टीप्लाई होगा। तो ये आ जाएगा आंसर कितना आएगा सर? 2 की पावर n आएगा। नाउ नेक्स्ट अगर बात करते हैं, लेकिन 2 इसमें कंडीशन भी लगाया गया, सच दैट नो बॉक्स रिमेन्स एम्प्टी, कोई भी बॉक्स खाली नहीं होना चाहिए। अब ये जो आंसर आया है इसमें एक चक्कर है। चक्कर क्या है इस चीज़ को समझते हैं। ऐसा हो सकता है कि एक केस ऐसा हो सकता है कि ये बॉक्स 1 है, इसी में सारे ऑब्जेक्ट आ जाए, और ये बॉक्स 2 जो है, दिस इज बॉक्स 2 इज एम्प्टी, मतलब ये खाली है। एक और केस जस्ट इसका अपोजिट हो सकता है कि ये बॉक्स 1 खाली रह जाए, एम्प्टी, और बॉक्स 2 में सारे ऑब्जेक्ट आ जाए, बिल्कुल आ जाए, क्योंकि सारे ऑब्जेक्ट के लिए हम 2-2 ऑप्शन दे रहे थे। क्या बॉक्स 1 में भी जा सकता है, बॉक्स 2 में भी, 1, 2, 3 सारे इसमें आ जाए, सारे के सारे n। तो इसीलिए 2 केस मुझे माइनस करने पड़ेंगे। कौन से केस? यही दोनों केस। ये जो 2 केस है वो -2 कर देंगे तो ये अपना आंसर आ जाएगा। ये दोनों केस जिसमें बॉक्स 2 एक बार एम्प्टी हो रहा है और एक बार बॉक्स 1 एम्प्टी हो रहा है, तो इसलिए आंसर क्या हो जाएगा? आंसर डी इज करेक्ट। नाउ क्वेश्चन नंबर 10 में बोला जा रहा है द फाइंड द टोटल नंबर ऑफ वेज इन विच 5 ट्रू फॉल्स क्वेश्चंस कैन बी आंसर्ड। तो 5 ट्रू फॉल्स क्वेश्चन है, अब इसका आंसर करना है मुझे। तो 5 ट्रू फॉल्स क्वेश्चन तो वही है, क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 5। ये भैया एक बॉक्स बना हुआ है सबके सामने, ऐसे करके बॉक्स बना हुआ है, बिल्कुल बॉक्स बना हुआ है सबके सामने। एक ट्रू का बॉक्स है, एक फॉल्स का बॉक्स है। तो वही ये 5 क्वेश्चन का जब हम आंसर करने जाएंगे तो 5 काम में बांट लेंगे। पहले क्वेश्चन का आंसर करना, दूसरे क्वेश्चन का आंसर करना, ऐसे 5वें क्वेश्चन का आंसर करना। फर्स्ट क्वेश्चन कैन बी आंसर्ड इन हाउ मेनी वेज? 2 वेज। सर क्यों? क्योंकि या तो ट्रू या तो फॉल्स। सेकंड कैन ऑल्सो बी आंसर्ड इन 2 वेज। थर्ड कैन ऑल्सो बी आंसर्ड इन 2 वेज। इन द सिमिलर मैनर ऑल द क्वेश्चंस कैन बी आंसर्ड इन 2 into 2 वेज। तो इसलिए ये जो मल्टीप्लिकेशन होगा, मल्टीप्लिकेशन कितनी बार हो जाएगा? 5 बार हो जाएगा। 5 क्वेश्चंस थे तो 5 टाइम्स हो जाएगा, तो ये मल्टीप्लाई होके कितना आ जाएगा सर? 2 की पावर 5 आ जाएगा। तो 2 की पावर 5 कितना होता है सर? 32 हो जाएगा। ऐसा है क्या? बिल्कुल 32 हो जाएगा। लेकिन क्वेश्चन ये नहीं पूछ रहा है, क्वेश्चन में थोड़ा सा कंडीशन रखा हुआ है, ये आंसर नहीं होगा, बिल्कुल नहीं होगा, और ऑप्शन में दिया गया है। तो ये गलती नहीं करना, पहला बात। अब एक क्वेश्चन में जो पूछा जा रहा है हम उस पर डिस्कस करते हैं। एक कंडीशन, इफ ही कैन अटेम्प्ट एनी नंबर ऑफ क्वेश्चंस। अब उस पर कोई पाबंदी नहीं है कि ये 32 आंसर कब होता है। ये तब होता है इफ ही हैज टू अटेम्प्ट ऑल क्वेश्चंस। ये अगर कंडीशन होता है तब आंसर होता है। अब वो क्वेश्चन छोड़ भी सकता है, ये मान लो, ये फर्स्ट पार्ट। सेकेंड वाले पार्ट में ही कैन अटेम्प्ट एनी नंबर ऑफ क्वेश्चंस, एनी नंबर ऑफ क्वेश्चंस। तो अब यहाँ पे जो हर क्वेश्चन का आंसर करने का तरीका होगा वो एक्चुअली
वो एक और मेथड यहाँ पे बढ़ जाएगा। यहाँ पे एक और ऑप्शन आ जाएंगे, नॉट अटेम्प्ट का एक और ऑप्शन यहाँ पे लगा देंगे। एक और ऑप्शन सब क्वेश्चन के लिए बढ़ गया ना। अटेम्प्ट ही ना करे, छोड़ दें क्वेश्चन छोड़ के आ जाए भाई। ऐसा होता है कि नहीं होता? बिल्कुल होता है। एग्जाम में नहीं आ रहा था और निगेटिव मार्किंग होता है, हम छोड़ के आ जाते हैं। तो इसलिए जब पहला क्वेश्चन का आंसर करने जाएंगे, या तो ट्रू लगाएंगे या तो फॉल्स लगाएंगे या तो क्वेश्चन छोड़ देंगे। तो क्वेश्चन जब छोड़ना भी अपने आप में क्या है, एक ऑप्शन ही है। तो इसलिए फर्स्ट क्वेश्चन कैन बी आंसर्ड इन 3 ways, सेकंड क्वेश्चन कैन बी आंसर्ड इन 3 ways। इन द सिमिलर मैनर ऑल द क्वेश्चंस कैन बी आंसर्ड इन 3 into 3 ways। तो ये आंसर हो जाएगा 3 की पावर 5। 3 की पावर 5 का कैलकुलेशन 3 की पावर 4 into 3, ये हो जाएगा 81 into 3, दैट इज इक्वल टू व्हाट, 243 आंसर आ जाएगा। तो आंसर कौन सा सही हो जाएगा? आंसर बी सही हो जाएगा भैया। क्वेश्चन परमुटेशन कॉम्बिनेशन में सही करने हैं, पहले लैंग्वेज अच्छे से पढ़ना होगा, एकदम नीट एंड क्लियर, क्रिस्टल क्लियर पता होना चाहिए कि पूछ क्या रहा क्वेश्चन। नहीं तो जरा सा लैंग्वेज चेंज होगा, आंसर गलत आ जाएगा। ठीक है, तो अगर आपने लेक्चर नहीं देखा है, मैंने लेक्चर में हर चीज़ें डिस्कस किया है। लेक्चर 1 और लेक्चर 2 फंडामेंटल थ्योरम के ऊपर ही है। लेक्चर 1 और लेक्चर 2, लेक्चर 1 एंड लेक्चर 2 जरूर जाके देखिए। तो लेक्चर 1 एंड लेक्चर 2 बोथ लेक्चर आर एसोसिएटेड विथ ओनली फंडामेंटल थ्योरम ऑफ फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग। ढेर सारे क्वेश्चन कराए, अच्छे क्वेश्चन कराए लेक्चर 2 में हमने, एडवांस टाइप के क्वेश्चन, जहाँ काफ़ी एप्लीकेशन वाले क्वेश्चन मैंने लेक्चर 2 में करवाए थे। लेक्चर 1 में हमने कॉन्सेप्ट जनरेट करके बताया था। तो आपको कठिनाई आ रही है, दिक्कत आ रही है इस टाइप के प्रॉब्लम करने में, देखो लेक्चर, फ़ायदा मिलेगा, यकीन करो। ठीक है, तो चलिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। मिलते हैं हम अपने अगले लेक्चर में।